अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान मिलकर रक्षा सुरक्षा के लिए जो नए उपाय करने जा रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या है? जहाँ तक ये अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान की बात है, एक बड़ा एक प्रश्न है एक्चुअली अपने आप में। आप अगर देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया या कोरिया का बंटवारा हुआ क्यों? 1953 में जब ये बंटवारा हुआ, अमेरिका की वजह से हुआ। अमेरिका और रूस चूँकि एग्री नहीं कर रहे थे, अमेरिका ने बोला 30th पैरेलल को एक डिवाइडिंग लाइन बना करके ऊपर नॉर्थ कोरिया, जिसको चूँकि वहाँ पर रूस का वहाँ कब्जा था या रूस का प्रभुत्व था वहाँ, तो उसको उन्होंने रूस के प्रभुत्व में रहने दिया और वहाँ कम्युनिस्ट का प्रभाव था और नीचे इन्होंने साउथ कोरिया अपने प्रभाव में लिया। तो ये जो है वहाँ पर नॉर्थ साउथ कोरिया बना, जो अभी तक उनकी वैमनस्य उनकी आपस में जो है में वैमनस्य के अलावा भी ये जो बनाई गई दूरी है वो बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है, ना रुकी है। जहाँ तक जापान आप देखिए, जापान हम सबको पता है कि रुका ही वर्ल्ड वॉर वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी, और किया किसने? अमेरिका ने। तो ये एक आयरनिकल है इस समय कि वही अमेरिका इनको साथ में लेकर के साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को और एक सिक्योरिटी पैक्ट बना रहा है और एक अपने इंटरेस्ट की और इनके इंटरेस्ट की, जापान और साउथ कोरिया की इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए बन रहा है। इसी बीच आप देखिए साउथ कोरिया और जो है जापान का, इनका भी आपसी संबंध अगर आप देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। अभी नहीं, पिछले 2-3 साल तक अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया जापान को ब्लेम करता रहा है। पहली बात तो जो कॉलोनियल, क्योंकि ये सारे कॉलोनी थी जापान की, कि जापान ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम जो इनके प्रिजनर्स थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। इनके औरतों को कंफर्ट वीमेन की तरह इस्तेमाल किया गया जापान द्वारा। इसके अलावा जापान सी, जो नाम जापान ने दिया अपना, उसके लिए भी इनका साउथ कोरिया सहमत नहीं था। उसके अलावा भी कुछ इलाके हैं जिनके ऊपर अभी भी इनके ऊपर असहमति है इनके आपस के बीच में। और अगर देखा जाए तो इनके काफ़ी पहले से अगर आप देखें तो कोल्ड वॉर के टाइम से ही इवन साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में भी बहुत ज़्यादा आपसी अगर कहें विश्वास नहीं रहा। 1900 और विश्वास इसलिए नहीं रहा कि साउथ कोरिया को लग रहा था कि अमेरिका हमेशा उनका साथ नहीं देगा। इनफैक्ट 1960 में आप देखिए उस समय रिचर्ड निक्सन ने, उन्होंने बोला था कि ट्रुप्स हम विड्रॉ करेंगे कुछ साउथ कोरिया से। उसके बाद 1970 में दोबारा यही बात की गई। 1980 में मई में जब साउथ कोरिया में कू हुआ था, उस समय यूएस ने बोला था कि हम जो है विड्रॉ कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपस में चलती रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है चीज़ें तब आईं जबकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर फील्ड में आगे बढ़ने लगा। चीन और रूस की शय पर उनसे मदद लेकर के वो आगे बढ़ता रहा। और इसी बीच में अमेरिका ने एक ईस्ट एशियन इनिशिएटिव भी बनाया था अपना। इसमें जो है बेसिकली उसमें साउथ कोरिया ने बहुत ज़्यादा उसके अप्रूव तो नहीं किया उसको, कि क्योंकि उसको लगा कि हमारे ऊपर से हमारी सिक्योरिटी छोड़ करके और ये जो है बाकियों की सिक्योरिटी देखने में अपना ज़्यादा रिसोर्सेज लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जरूरी, 1960 या 70 के बाद साउथ कोरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ता गया काफ़ी, और 90 के बाद तो उसने बहुत ज़्यादा इस मामले में आगे बढ़ गया। साउथ कोरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर उसका ट्रांजिशन हुआ और उसका जो राइवलरी है नॉर्थ कोरिया के साथ वो भी बढ़ती गई, रुकी नहीं। और मैंने जैसे कहा था न्यूक्लियर ऑप्शन की वजह से, क्योंकि साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर पर
ध्यान रखा ही नहीं, क्योंकि वो था कि ठीक है अमेरिका का अम्ब्रेला रहेगा और उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1990 के बाद जो है अमेरिका को भी लगा कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना समय और पैसा लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब साउथ कोरिया चूँकि आगे बढ़ रहा है तो हम लीडिंग रोल में नहीं रहेंगे इस इलाके में, साउथ कोरिया जो है हम सपोर्टिंग रोल में रहेंगे। तो ऐसे करके चीज़ें चलती रहें। यूएस का कमिटमेंट बाकी जगह बढ़ता गया, इराक और बाकी जगहों पर जहाँ पर उसको ट्रुप्स और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने लगी, तो नेचुरली उसने थोड़ा यहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट कम किया और साउथ कोरिया को ही हो उसने कहा आगे बढ़ने के लिए। उधर जो है रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इनका जो है ये मिलकर के आगे बढ़ते रहे। नॉर्थ कोरिया ने आप हमें पता ही है कि जब अपने न्यूक्लियर उसने काफ़ी मिसाइल टेस्ट किए। इनफैक्ट पिछले साल अकेले उसने तकरीबन 100 मिसाइल टेस्ट किए हैं और नेचुरली ये बहुत बड़ा धक्का था साउथ कोरिया के लिए, अमेरिका के लिए भी, पूरे रीजन में वहाँ पर। अभी जो है देखा जाए तो ये मीटिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि जब यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, यूक्रेन रशिया का, रशिया चाइना और यहाँ साउथ कोरिया का, ये मिल करके एक होने लगे। तो ये सब देखने के बाद और जो मैंने अभी कहा कि जो मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रखा है, ICBMs की, IRBMs की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की सारी टेस्टिंग कर ली नॉर्थ कोरिया ने। उन्होंने यहाँ तक कि उसने कुछ मिसाइल्स जो है टेस्ट की हो जापान सी के में गिरे। उधर चीन का प्रेशर जापान के ऊपर है ही, जो इंडो पैसिफिक से की तरफ से है। तो ये सब चीज़ें जो है देख करके, साथ ही रूस और जापान का भी, उनके बीच का वहाँ भी जो है आपसी संबंध ठीक नहीं है, क्योंकि रूस अभी भी कुराइल आइलैंड्स का जो मामला है, कुरिल आइलैंड्स का जापान के साथ, वो पूरा सॉर्ट आउट हुआ नहीं है उनके बीच में। 5 आइलैंड्स थे बड़े, जिनमें से 2 के बारे में तो समझौता हुआ था, बाकी 3 रह गए हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जापान को भी जरूरत पड़ी इसकी, और जापान और साउथ कोरिया भी आपसी जो उनके अंदर के मनमुटाव था उसको धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। हालांकि जो स्टेटमेंट्स आप देखें उसके हिसाब से ये इतना आसान नहीं था, लेकिन दोनों जो हैं साउथ कोरिया और जापान आज नहीं पहले से ही मेजर नॉन नाटो एलाइज हैं अमेरिका के। और आप 2014 की एक BBC की मैं सर्वे देख रहा था, रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है, उन्होंने सर्वे किया था जापान और साउथ कोरिया के बारे में कि लोग एक दूसरे के बारे में क्या भाव रखते हैं। 13% जापानीज़ कह रहे थे कि साउथ कोरिया के बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोच रहे थे कि ठीक है, लेकिन 37% नेगेटिव सोच रहे थे। उधर जो साउथ कोरिया में 15% लोग तो पॉजिटिव सोच रहे थे जापान के बारे में, लेकिन 79% लोग जो है नेगेटिव सोच रखे हुए थे। तो आप देखिए क्या जापान और साउथ कोरिया में आपस में भावना, लोगों की भावना है। 2014 की हालांकि थोड़ी पुरानी है, बट बहुत कुछ नहीं बदला है। 1950 से इनके बीच में भी रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 1975 में भी रिलेशंस थोड़े बहुत इम्प्रूव होने शुरू हुए, लेकिन फिर 2013 आते आते फिर आपस में इनके रिलेशंस खराब होने लगे। इन्होंने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए 1913 और 19 में एक दूसरे के ऊपर। 2021 में तो साउथ कोरिया ने यहाँ तक कह दिया कि उसका नेट ज़ीरो इंपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल्स का जापान से, क्योंकि तब तक जापान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो रखा था चीन के बाद। तो ये सब चीज़ें थी जो आपस में इनकी जापान और साउथ कोरिया की, कि जो आपस में इतना अच्छे संबंध नहीं थे। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी इन्होंने 2012 में पहले एक जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट किया था, जो 2016 में जा करके उन्होंने फिर
उसको रिन्यू किया दूसरे नाम से। तो ये 2017 में हालांकि साउथ कोरिया ने बोला था, बड़ा क्लियरली उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था 2017 में कि वो जो है अमेरिका और जापान के साथ कोई ट्राईलैटरल एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें ये लेकर के चलते रहे हैं और इनफैक्ट उन्होंने नोटिस भी दे दिया था इससे बाहर निकलना, कि ये एग्रीमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं जापान से। लेकिन ये जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई वर्ल्ड की और इनके आसपास की, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया की, उनसे इनको मजबूर होना पड़ा आपस में। जापान ने तो माफ़ी भी मांगी वर्ल्ड वॉर के जो इनके ऊपर इन्होंने एट्रोसिटीज़ की थी साउथ कोरिया के ऊपर, उसके ऊपर। और अब जो है इनफैक्ट विजिट्स भी हुई। यून जो प्राइम मिनिस्टर हैं साउथ कोरिया के, वो जापान गए थे। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर भी जो है जून में गए थे साउथ कोरिया में। तो ये आदान प्रदान हुआ है और उसको लेकर के ये लोग आगे बढ़े हैं। और अभी जो ये मीटिंग होने जा रही है ये कैंप डेविड में, ये जो समिट होने जा रही है ट्राईलैटरल समिट, अभी 18 तारीख से बेसिकली इसीलिए है, एक सिक्योरिटी पैक्ट, तीनों ट्राईलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट के लिए, कि एक तीनों कैसे अपने इंटरेस्ट को इंडो पैसिफिक से लेकर के और साउथ कोरिया तक, जापान सी से लेकर के और वहाँ तक और आगे तक भी ये उसको बनाए रखें, कैसे आगे बढ़ें। इनफैक्ट साउथ कोरिया ने तो यहाँ तक बोला है उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि जो 7 रियर बेसेज दे रखे हैं जापान ने अमेरिका को, उसकी वजह से जो अमेरिका ने, मतलब यूएस लेड अमेरिका की जो यूएन कमांड है जिसको कि अमेरिका लीड कर रहा है उस एरिया में, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। और इससे पहले दोनों प्राइम मिनिस्टर कंबोडिया में मिले थे और उसके बाद ये लोग इनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते रहे हैं और ये जो इन्होंने इफ़ेक्ट देखा है उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जब मिलेंगे तो जो बातें हुई हैं, जो कि ब्लिंकन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने जो बोला है कुछ दिन पहले कि ये अब एनुअल ट्राईलैटरल समिट होगी इसकी, और इसमें जो है बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी देखेंगे, जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिनेरियो में क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बारे में देखेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, इसके बारे में देखेंगे। और जो इंटरनेशनल जो अभी हालात हैं उसके बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और स्पेशली नॉर्थ कोरिया और चीन को लेकर के। हालांकि साउथ कोरिया ने बोला है कि हम टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी देश को, लेकिन देखा जाए तो उन्हीं की वजह से ये समिट होने जा रही हैं। और जापान और साउथ कोरिया आपस संबंध कैसे आगे बढ़ाते हैं वो भी एक मुख्य चीज़ इसमें होगी, वो भी देखने की होगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो उपजे हालात हैं आज करके, और नॉर्थ कोरिया ने जो हालात बना रखे हैं उसने तो ओपन चैलेंज दिया है। हमें पता है कि पहली बार हुआ था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक नहीं 3 बार ट्रंप जो है मिले थे साउथ कोरियन डिक्टेटर से, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई उनकी वहाँ से कि कुछ भी कोई रिजल्ट मिला हो। और उस पर बल्कि नॉर्थ कोरिया अपने मिशन पर आगे बढ़ता रहा और उसने अपना दबदबा बल्कि एक तरह से अगर कायम कर लिया, डर बिठा दिया कि ये इस तरह की एक समिट होने जा रही है। और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा नॉर्थ कोरिया के ऊपर, जापान के ऊपर, जापान और इंडो पैसिफिक के ऊपर, वो तो आगे जब ये बढ़ेंगे तो देखने पर ही आएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर इस समिट से कोई अच्छी बात निकलती है, कोई पीसफुल या कोई माहौल को ठीक करने वाली बात सामने आती है, तो एक अच्छी बात होगी, सकारात्मक होगी। लेकिन वो देखने पर ही आगे चलकर ही पता लगेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।